हाँ, क्या आप रीजन बता सकते हो? एब्सेंट है। ओके। हाँ? एब्सेंट कितने दिन से एब्सेंट था? 3 दिन। अच्छा। टाइम क्यों नहीं मिला? प्रैक्टिकल लिखना था, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नहीं, वो एक्सक्यूज है अभी। हाँ, मम्मी प्रोजेक्ट लिखना था, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। राशि नहीं, भूल गया और ऊपर से प्रोजेक्ट था, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, भूल गया। अच्छा, तुम कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हम उसी दिन बोले थे अगले स्कूल के कॉपी में अगर आप ये एक्सक्यूज देते हैं कि सर ये स्कूल का कॉपी सबमिट हो गया है, तो हम क्या बोल दिए थे? ऐसा करना कि अपना एक फिर से न्यू कॉपी में बोले थे ना, उस दिन चाहिए तो चाहिए। मतलब अभी से 4-5 बच्चे लेकर के आए, काम करो। एब्सेंटीज बैठ जाओ पहले, और एब्सेंटीज कल ही कल चाहिए। कल मतलब कल, ठीक है। और थोड़ा सा पॉज स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है? सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है मतलब कि जब एक बॉडी रेस्ट पे है और सेवरल इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस उस पे अप्लाई हुआ है, फिर भी वो बॉडी रेस्ट पे रहता है, तो इट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना? पर नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत सारे फोर्सेस पे लग रहा है, तो वो स्टैटिक एग्जांपल दे दे। जैसे कि बुक अगर टेबल पे है तो जब तक कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बस ये बता। बुक अप्लाई कर रहा है टेबल पे वेट, ठीक है, तो टेबल भी बुक पे अप्लाई करेगा एक फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना? तो यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या है, इक्विलिब्रियम में। वेरी गुड। और डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है मतलब कि अगर एक बॉडी मोशन पे है और सेवरल इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है, फिर भी वो मोशन पे रह रहा है, तो उसको कहते हैं डायनामिक, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अर्थ रोटेट कर रहा है, हाँ जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है तो चलो क्या लेते हैं, बैठ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी पार्ट। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो लोग 1 का 1 सीखेंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो हम लोग पहले समझेंगे। ऑलरेडी आप लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करना, अंकित सर पढ़ा रखे हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं हम लोग कि होता क्या है वर्क। तो बताएगा वर्क क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, हम फिजिक्स के टर्म में बता रहे हैं, when we are applying force on a body and the body moves in the direction of force, ठीक है। अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या हम लोग ये कहेंगे कि बॉडी मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, वर्क इज सेड टू बी डन। इज दिस क्लियर? क्या बोल रहे हैं बेटा कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किए, लेट अस सपोज दिस इज योर बॉडी, और इसके ऊपर क्या किए, फोर्स अप्लाई किए, और ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, वर्क इज सेड टू बी डन। इज दिस क्लियर? लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन। देखो, वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done only when the force applied on a body, only when the force is
applied on a body makes the body move. Repeat कर रहे हैं. Work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move. That is, there is a displacement of the body. That is, there is a displacement of the body. हैंडराइटिंग चेक कर. ये तुम्हारा ये है, फिर कॉपी है. इतना गंदा हैंडराइटिंग लिखेगा, गलत बात है. ये डायग्राम बनाओ. अभी यहाँ पे देख. नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ वर्क. अच्छा, हम लोग लिख रहे हैं क्या? कोई वर्जन है? नहीं. यस और नो? नहीं. फिजिक्स के टर्म में यहाँ पे कोई वर्जन नहीं. हम सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, नहीं है ना? मतलब ये काम तुम लोग कर रहे हैं कि हाँ सोचने का काम कर रहे हैं या पढ़ने का काम कर रहे हैं, ये हिंदी में समझ में आता है. बट ये फिजिक्स के टर्म में क्या होगा? नो वर्क इज सेड टू बी डन. क्योंकि यहाँ पे वर्क का मतलब एक ही चीज है कि आप फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. तो मेजरमेंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या है? किसी भी बॉडी का अगर लेटर सपोज ये फोर्स अप्लाई किए और इसमें ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे. पहला फैक्टर है कि डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड. किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड. अच्छा सोचो ना कि कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक है? कोई बॉल यहाँ पे रखा हुआ है और आप थोड़ा सा हल्के से किक करोगे तो कितना दूर मूव कर रहे हैं? बहुत कम दूर मूव कर रहा है, तो उसका वर्क डन कितना होगा? अच्छा, एक चीज और करते हैं ना कि वर्क डन जो बोलते हैं हम लोग उसको एक फोर्स से रिलेट करके बोलते हैं. ठीक है? कौन वर्क डन कर रहा है वो डिपेंड करता है. अभी जैसे हम लोग आगे जाकर के एक एग्जांपल देखेंगे कूली वाला. तो कूली वाले में क्या होगा कि वर्क डन बाय द कूली इज इक्वल टू 0. लेकिन हमेशा नहीं होता. उसी में हम बोल रहे हैं कि नहीं वहां पे वर्क डन हो रहा है. तो बता सकते हो कि वही सेम कूली वाला कैसे हो जाएगा 0? कैसे हो जाएगा चेंज करना? अगर हम उसका फोर्स चेंज करें. अगर हम ये बोलेंगे कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन वो क्या हो जाएगा 0. लेकिन अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो वहां पे वर्क डन है. तो भी आगे देखिए. तो पहला चीज क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई, कितना हम लोग मैग्नीट्यूड अप्लाई कर रहे हैं फोर्स का. एंड दूसरा बॉडी कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है. मतलब दूसरा जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. अब सोचो ना कि इतना बड़ा कोई पत्थर है और आप वर्क डन किए वो थोड़ा दूर ही गया, और एक छोटा सा पत्थर है, फोर्स उतना ही लगा है तो वो ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा. तो वर्क डन कहाँ पे ज्यादा होगा? जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां पे. हाँ वही चीज होगी कि छोटे वाले पत्थर का क्या होगा? वर्क डन ज्यादा हो जाएगा. इज दिस क्लियर? लिखो तो. The amount of work done on a body, the amount of work done on a body depends on two factors. The amount of work done on a body depends on two factors. ठीक है? First लिखो the magnitude of the force applied. The magnitude of the force applied. The magnitude of the force applied. ठीक है? Second लिखो the displacement produced by the force. The displacement produced by the force. हाँ बिल्कुल हो सकता है. समझ में आया? अब यहाँ पे समझो ये दो फैक्टर है जिसपे कि आपका फोर्स अप्लाई मतलब कर सकते हो, वर्क डन डिपेंड करता है. अच्छा इसका अगर हम एग्जांपल लेके सपोज हम लोग दो बॉल ले, एक का मास कितना है 1 kg है, दूसरे का मास कितना है 2 kg. इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन. ठीक है? या इसको भी 1 kg ले लो. और ये जो है
10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, ये भी 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो ये बताओ कि किस पे वर्क डन ज्यादा हुआ? डिस्प्लेसमेंट सेम है ना? दूसरे वाले बिल्कुल। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये क्या है, फोर्स यहाँ पे कितना अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन। यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन। तो जहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया, लिखो तो the amount of work done by force, the amount of work done by force is equal to the amount of work done by force is equal to the product of the force is equal to the product of the force and the displacement of the point of application of force and the displacement of the point of application of the force in the direction of force, in the direction of force। देखो ऐसा आगे जाकर के ना हम लोग बहुत सारा केस देखते हैं कि जिधर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपका बॉडी उधर मूव नहीं करता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर या कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना। ठीक, कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। अब लेट अस सपोज ये एक बॉडी है, ये मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंचा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे? ये आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, हाँ? फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है आपका? इस पॉइंट पे ना। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F into S, where F is the force और S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रखना कि ये स्पेशल केस है, ये पहले बोल देते हैं, ये आपका जनरल केस नहीं है, ये आपका क्या है? एक स्पेशल केस है। और ये स्पेशल केस कहने का मतलब क्या होगा? When F and S are in same direction, ठीक है? ये कौन सा स्पेशल केस है? जब F और S आपका क्या होगा? सेम डायरेक्शन में। जब अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो फिर कैसे निकालेंगे बाद में देखेंगे। इसको ड्रॉ कर लो। उसके बाद मुझे ये बताओ वर्क डन जो होगा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? इधर समझो थोड़ा सा, इधर समझो। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? और दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो रिजल्ट देता है, ये याद रखना, ए क्रॉस बी अगर हम लोग करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा, ठीक है? और अगर आपका दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये जो आएगा ये कैसा आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो दो अलग अलग केस होता है, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी। तो ये कैसा होगा? ए क्रॉस बी स्केलर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट? क्रॉस बी आपको ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेना, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी देगा और ये आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? हाँ बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है? ये एक्चुअली जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है। और वर्क डन जो होता है आपका कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? इसको लिखो।
इसको यहाँ पे ये लिख लेना कि सी जो होता है यहाँ पे आएगा ए बी साइन थीटा और यहाँ पे जो आएगा ये आएगा cos थीटा। उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अभी आपको बस ये याद रखना है कि इस दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़े, देख लिया तो दिक्कत यहाँ पर हमको तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है क्या? ये डॉट क्लॉज और मत क्लॉज सीधा सा आपको ये याद रखना है कि वोल्टेज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और ये दो वेक्टर है। फोर्स आपका क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर। तो दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट होगा जो स्केलर क्वांटिटी देगा, तो कैसा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है। लिखो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क expression of work by finding the component of displacement along the force. Expression of work by finding the component of displacement along the force। ये चीज को थोड़ा सा समझो। अब अभी जस्ट बताए थे कि अभी जो केस हम लोग पढ़े उसमें क्या है, आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। लेट अस सपोज अगर आपका ऐसा कोई होगा, ये मान लो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना हम लोग, जाते हैं नहीं जाते, तो इंक्लाइन प्लेन होता है, पहले तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, फिर क्या है, इंक्लाइन प्लेन। और यहाँ पे मान लो कि कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे फोर्स लगाओगे तो ये मूव किधर करेगा, कंफर्म है, ये अपवर्ड ही मूव करेगा, क्या ये आगे बढ़ सकता है, नहीं। और ये द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद थीटा। एक एंगल लेते हैं तो हम लोग मान कितना एंगल से, थीटा एंगल से। यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो ये बॉडी यहाँ से मूव करते हैं, ये यहाँ पे पहुंचा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, फोर्स इधर जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो वर्क हम लोग पढ़े इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। और नहीं तो सीधा एक चीज याद रखना है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट करते हैं, ये जो है आपका, अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट होता है और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, एक आपका फोर्स होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा फोर्स क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब दो बॉडी पे, अगर एक ही बॉडी पे दो फोर्स लगा रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो और एक वर्टिकल लगा रहे हो, तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, बीच से जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। थोड़ा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, सीधा सा देहाती भाषा। एफ है सर्टेन एंगल पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे ब्रेक करेंगे। ये मान लो पॉइंट है, यहाँ से हम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर डॉट। ठीक है, अभी क्या बोले कि ये जो एस है, एस इज जो वेक्टर क्वांटिटी ना, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, एक इधर आएगा हॉरिजॉन्टल और एक इधर आएगा वर्टिकल। समझना, लेट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज एट ए, ये पॉइंट क्या है, ये बी, और ये पॉइंट क्या है बेटा, सी। तो ये जो AC है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ S
along the force होगा। ये जो s है, ये वाला s का एक कंपोनेंट हम लोग किसके अलाउंग लेंगे, फोर्स के अलाउंग लेंगे। अब कहोगे सर ये इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा लॉजिक लगाओ। ये मान लो कि यहां से यहां तक गया था, तो x एक्सिस में तो इतना ही गया ना, x एक्सिस का बात हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, x एक्सिस में लग रहा है, तो ये x एक्सिस में कितना ट्रैवल किया, AC अगर हम लोग बात करें ये ग्राफ का, ठीक है, ये यहां से यहां तक गया कोई पॉइंट, और ये 2,2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये x एक्सिस में कितना चला, 2 यूनिट चला ना, नहीं बोलते या नहीं बोलते। और कैसे निकालते हैं, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर ओरिजिन से मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे x में कितना चला वो 2, और अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा, y एक्सिस में भी कितना यूनिट चला, 2 यूनिट चला। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना x एक्सिस पे, यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जिस पॉइंट पे ये टच हुआ तो ये वाला जो पार्ट है AC, ये क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ x अलोंग x एक्सिस बोल सकते हो, लेकिन x y यहाँ नहीं दिखाना है तो क्या कर देंगे, अलोंग फोर्स। इज दिस क्लियर। अब समझो थोड़ा सा, ये वाला हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, cos थीटा sin थीटा तो हम लोग को पता है, बचपन से याद है, नहीं आता बचपन से, क्लास 9 से याद है ना। तो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है, फिर भी cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, ये 90 डिग्री है, तो 90 का अपोजिट जो साइड होता है दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। ठीक, जो भी थीटा होता है उसका अपोजिट साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग साइड जो होगा वो क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे बेस क्या आया, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा आया, AB। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू AC बाय AB। कोई दिक्कत है क्या, ठीक। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू AC, तो AC लेने दो, AB का वैल्यू यहाँ पे है ना S, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं S, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, S cos थीटा आ गया, AC इज इक्वल टू क्या आ गया, S cos थीटा, और यही है ना कंपोनेंट ऑफ x अलोंग द फोर्स, मतलब ये वाला जो पार्ट आया AC, ये कितना आया, S cos थीटा। समझ में कि फोर्स के डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, S cos थीटा डिस्प्लेस्ड। इज दिस क्लियर। आप यहाँ sin थीटा ठीक है, sin थीटा का यूज करेंगे, चलो करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक, sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC by AB BC बाय AB, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB sin थीटा, मतलब BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S sin थीटा, यही होगा ना। BC कौन सा पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आया S sin थीटा, और ये क्या बता रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट बता रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बता रहा, किस कौन सा कंपोनेंट बता रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट बता रहा है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्स। ये बात क्लियर हुआ। तो क्या ये फोर्स के डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है इधर, आप निकाल रहे हो इधर, क्या फोर्स के डायरेक्शन में है, तो क्या ये कंपोनेंट लेंगे हम लोग, किसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जो इधर होगा फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स के डायरेक्शन में तो यही वाला कंपोनेंट हो रहा है ना, तो लोग कौन सा लेंगे, AC लेंगे ना, which is equal to S cos थीटा। समझ क्लियर, समझ में आया कंपोनेंट क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, और फोर्स से बता देना कि एक किधर होगा x और एक किधर होगा y, ठीक है। और ये बता देते हैं शॉर्ट में कि अगर ये थीटा है तो fx हमेशा आपका क्या हो जाएगा, f cos थीटा, fy क्या हो जाएगा, f sin थीटा। बस याद रखना थीटा कहां से अटैच्ड होगा, x एक्सिस से, ठीक है। यहाँ पे आ गया s cos थीटा, s sin थीटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया। चलो अब यहाँ पे देखो क्या
है बोलिए सामने। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही है ना? यस सर। अच्छा, फोर्स तो एफ ही अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज इसी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इनटू एस cos थीटा होगा ना? और यहीं पे आपका आ गया W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। ये आपका 100% वैलिड है और इसी को कहते हैं जनरल फॉर्मूला। याद है वहां पर बोले थे स्पेशल केस है, लेकिन ये हम क्या बोल रहे हैं कि जनरल केस है। ठीक है, इसको अप्लाई करके आप कोई भी वर्क डन का सवाल बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस। कोई डाउट है? चलो अभी हम लोग क्या देखें? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग था। डिस्प्लेसमेंट को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेकर के आया, फॉर्मूला क्या आया? W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। दूसरा लिखो बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये था बाय फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट था ना, अब इसमें लिखो बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ये फिर से हमारा जो है इंक्लाइन प्लेन, बाद में लिखना, इधर देखो ये फिर से इंक्लाइन प्लेन है। ये कितना एंगल बना है? ये थीटा एंगल बना है। लेट अस सपोज यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ये फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इस बार क्या करना है ना कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलाउ करना, किसी को भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में। उसके लिए कुछ मत करो, ज्यादा टेंशन मत लो, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो। बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा इक्वल है क्या? बाय वर्टिकल या होरिजोनटल एंगल। इस पॉइंट से क्या हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? अब ये देखो, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। अब ये बताइए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अगर ये वाला फोर्स हम लोग निकाल दिए तो है ना कि फोर्स को लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्स एक वाई। अच्छा तुम लोग बोलोगे कि सर ये एक्स और वाई था तो ये टिल्टेड, भाई ये एक्स और वाई है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे ऐसे भी दिखेगा, थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे ऐसे दिखेगा। तो बस वही चीज है कि हम लोग उसको क्या करते हैं? टिल्ट करते हैं ना। सी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल को इन ट्रायंगल एबीसी, ये थीटा ये 90 cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा BC बाय AB, अगेन क्या हो जाएगा? BC बाय AB। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB cos थीटा। हाँ, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB cos थीटा। अच्छा AB का वैल्यू क्या है? F है ना, तो कितना फोर्स अप्लाई करता है? F। तो ये क्या हो गया? BC इज इक्वल टू F cos थीटा। इस बार क्या आ रहा है? मतलब ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है? F cos थीटा। अब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है? फोर्स इधर F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर S। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फोर्स ऐसे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा ना? देखिए ऐसा हो। अब W इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू S। इसी को अगर हम सजा उजा के लिखेंगे तो
W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। दोनों केस में फॉर्मूला आपका क्या है सेम। तो समझने का बात एक ही है कि दोनों को क्या कर दो एक डायरेक्शन में लेकर क्या, अगर दोनों सर्टेन एंगल पे है फॉर्मूला आपका क्या यूज होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इज दिस क्लियर? जल्दी से इसको लिखो तब फिर इसका स्पेशल केस होगा। Yes, special case. Yes, Harshita. ऐसे दिख रहा है ना? उधर अर्थ क्लियर है? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. गुड। इधर पेडिक्यूर आ रहा है समझ में? क्यों? पता आ गया होगा। आगे बढ़े। एक मिनट हो गया। हम स्पेक्ट्रम तो हो गया, नेक्स्ट नहीं आ रहा। मत टेंशन ले, पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे। लेंस नहीं आ रहा। कुछ नहीं 6:25 के बाद वही बताएं। चाउमीन 2 मिनट। तेरा चाउमीन बर्गर पिज्जा कुछ भी नाम नहीं लेगा। चिकन का तो बिल्कुल नाम नहीं लेगा। चिकन मटन का कोई नाम नहीं लेगा। चंपारण वगैरह का तो नाम भी नहीं लेना। आप चिकन चिली का नाम इरेज करें। नहीं कोई ये नहीं बताया कि कहाँ का मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी स्वाद है, कोई नहीं बताया। मैं सरोवर चिकन मसाला बस चलिए सर चिकन तंदूरी लेग पीस हो गया। चलो स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस मजा आएगा। स्पेशल केस में आपका टोटल वर्क एनर्जी खत्म है। इधर कर लो। थोड़ा सा तुमको बता देते हैं कि वर्क जो होता है ना वो 3 तरह का होता है। स्पेशल केस में समझाएंगे। वर्क जो होता है बेटा 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सुना होगा ना? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क। इस तीनों को हम समझाएंगे बाय यूजिंग दैट स्पेशल केस। तो चलो हम लोग पहुंचते हैं स्पेशल केस में और स्टार्ट करते हैं रामायण स्पेशल क्लास पर ओके। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे याद रखना एफ और एस को वैरी नहीं करते। स्पेशल केस में हम लोग क्या करेंगे? वैरी करेंगे थीटा। क्या वैरी करेंगे? पहला हम लोग केस लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, पहला केस क्या ले रहे हैं? थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ थीटा 0 कहने का मतलब एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन हो गया। यही है ना? एफ डॉट एस 0 डिग्री कब होता है? 0 डिग्री कर दो तो किस डायरेक्शन में होगा? सेम डायरेक्शन में होगा ना। अच्छा थीटा का 0 डिग्री हो गया तो हम लिख सकते हैं एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। रिवर्स वैसे वर्सा किसी भी तरह जब चॉप जैसे चॉप पढ़ सकते हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 और आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना? 1। हां 0 बोलो हसीदा तुम साइन लिख देंगे। W इज इक्वल टू एफ एस यही पढ़े थे ना? स्पेशल केस में था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। थीटा कितना आ गया? 0। cos 0 का वैल्यू 1 तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस। स्पेशल केस समझ में आया? अच्छा स्पेशल केस में क्या होता है? एग्जांपल अगर लेंगे तो पहला
क्या होगा? कार मूव कर रहा है, Yes. कार मूव कर रहा है, ठीक, On a plain road. हाँ On a plain road. ठीक, कार। दूसरा, किक कर रहे हैं हम किसान को, ठीक है, किसान का एरिया को हम किक कर रहे हैं, तो ये जो होगा स्पेशल केस होगा थीटा 0, जिधर किक करेंगे उधर ही भागेगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा यहाँ पे अंशु भी डाल सकते हो, ठीक है, हर्षित भी डाल दो, अब नहीं डाल रहे, जिसको चाहो वैसा भी, ठीक है, हर्षित का डाल, ठीक है। दूसरा, ये देखो फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ये हम एग्जांपल दे रहे हैं, जितना चाहो उतना दे सकते। फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कैसे ये स्पेशल केस है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एक चीज और, अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये कैसा देगा, पॉजिटिव वर्क डन देगा। समझना, इसी में सारा कॉन्सेप्ट घुसा दिया। स्पेशल केस का थीटा 0 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल केस पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। क्यों पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 1 है, 1 क्या होता है, पॉजिटिव नंबर है, तो प्रोडक्ट जो भी आएगा पर फोर्स कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना। अपन को कहना है सर डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री नहीं होगा। हमने फिजिक्स पढ़ा, पता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, फोर्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, cos थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल टोटल वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। एम आई क्लियर? वेरी गुड। अब यहाँ पे फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, इस केस को थोड़ा सा समझते हैं। लेट अस सपोज यहां से कोई चीज गिर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, गिरते गिरते इतना बड़ा हो गया, ऐसे मत सोचना, ये ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे गिरा, छोटा हो गया, ये भी मत समझना, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड, थीटा कितना है, 0, कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव। अगर आपसे बोले कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तब कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन ट्विस्ट यही तो होता है पॉजिटिव नेगेटिव में। सर क्वेश्चन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव बाय द ग्रेविटी है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी, बाय द ग्रेविटी में डिफरेंस है। बाय द ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के द्वारा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब उसके अगेंस्ट, है ना। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, व्हाई, बिकॉज़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आ गया, एग्जांपल क्लियर है।